Hello students, so hope you are doing well. So welcome to the fourth class of your unit and dimension unit. Then let's start the class. So इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे what is called the principle of homogeneity and homogeneity principle को use करके हम लोग uses of dimensional analysis देखेंगे. तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं टू कन्वर्ट द वैल्यूज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. अगर कोई एमके सिस्टम में है और उसको हम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर कोई एफपीएस में हम है और हम लोग उसे सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर एमकेएस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को कैसे यूज़ करेंगे उसको देखेंगे. देन सेकेंड पॉइंट है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन. तो कोई भी फिजिकल रिलेशन गिवन है लाइक काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर. तो वो रिलेशंस ठीक है कि नहीं, अगर मैं हाफ एम बी लिखती तो वो ठीक होता कि नहीं होता, वो हम लोग चेक कैसे करेंगे बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस. देन थर्ड आता है टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने बोला है, कोई भी डिराइव क्वांटिटी, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके यूज़ करके हम लोग डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा. ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर है तो हम लोग उसमें क्या एम एंड भी को यूज़ करके एनर्जी को निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी स्क्वायर का ऑर्डर स्क्वायर कैसे होगा वो हमें कैसे पता चलेगा बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. तो देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं. तो पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ है उसको समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है. ठीक है, सो इट स्टेट्स दैट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एवरी टर्म ऑन द टू साइड्स ऑफ ए करेक्ट रिलेशन मस्ट बी सेम. तो ये बोल रहा है कि अगर एक करेक्ट रिलेशन है, करेक्ट फिजिकल इक्वेशन है, तो उसका राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला उसका जितना होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा. ठीक है, तो इसी चीज़ को ही बेस करके हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे. ऑल द अबव यूजेस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. देन फर्स्ट आते हैं टू कन्वर्ट द वैल्यू of a physical quantity from one system to another. First use, so we can find the numerical value of a physical quantity in any system if its value in other system is known to us. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू हम लोग एक अलग सिस्टम में देख सकते हैं अगर उसका वैल्यू एक सिस्टम में गिवन है. ठीक है, तो लेट्स हम लोग देखते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, गिवन है 1 जूल, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, अर्ग में. ठीक है, तो 1 जूल जो गिवन है वो किस में है, एमकेएस सिस्टम में है. ठीक है, सो दैट इज गिवन इन एमकेएस सिस्टम. देन इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सीजीएस सिस्टम में. एमकेएस सिस्टम में जूल है, देन हम उसको सीजीएस सिस्टम में अर्ग में कन्वर्ट करेंगे. देन आप लोगों को पता है कि वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है. वर्क का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर जैसे गिवन है m1 l2 एंड t2 -2. तो इसका डायमेंशन क्या है, 1, a is 1, लेट वी आर टेकिंग a as 1, b is equal to 2 एंड c is equal to -2. तो पहले हम लोग देखते हैं इसमें मास, लेंथ एंड टाइम का गिवन है. तो यहाँ पर देखते हैं एमके सिस्टम में क्या होता है, एम मास होता है केजी में, देन एल लेंथ होता है मीटर में, टी टाइम होता है सेकेंड में. सिमिलरली सीजीएस सिस्टम में मास होता है ग्राम में एंड लेंथ होता है सेंटीमीटर में एंड टाइम होता है सेकेंड में. टाइम बोथ में सेम है. देन इसमें मल्टीपल्स, जैसे 1 जूल है, 1 हमें पता है, लेकिन अर्ग में क्या होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमें वो पता नहीं है. सो लेट n1 इज गिवन दैट इज 1,
देन N2 हमें पता करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N2। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोला है क्या कि अगर कोई भी करेक्ट रिलेशन हो, ठीक है, कोई भी एक करेक्ट फिजिकल रिलेशन हो तो वो उसका दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो यहाँ पर वर्क गिवन है तो बोथ वर्क्स विल बी सेम, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बोथ वर्क्स विल बी सेम। तो यहाँ पर उसको सेम करके कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट CGS में N1 M1 L1 एंड T1 ये टू द पावर C उसका डायमेंशन है, ठीक है। सो N2 M2 LA इसका डायमेंशन है। तो इसी को हम लोग अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, N1 को फाइंड N2 को फाइंड आउट करना है तो N2 को क्या करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं। देन अगर हम इस इक्वेशन को इक्वलाइज करेंगे तो M1 बाय M2 इसका डायमेंशन सेम है A, सो इट विल बी सेम। देन L1 बाय L2 एंड इसका डायमेंशन टू द पावर B है, T1 एंड T2 उसका डायमेंशन C है। तो अब M1 किस में था, M1 L1 एंड T1 था M के एस में, तो उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। सो यहाँ पर N1 है 1, देन M1 गिवन है 1 kg, M2 1 ग्राम, L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर। देन आ रहा है T1 एंड T2 दैट इज 1 सेकेंड ईच। तो यहाँ से तो वो कट जाएगा, इट विल बी 1। सो यहाँ से अगर kg को हम लोग एक्चुअली इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो kg को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ग्राम में आइदर, और ग्राम को कन्वर्ट करेंगे kg में। तो हम लोग कन्वीनियंट होगा कि kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। देन सो N2 विल बी N1 ऑलरेडी गिवन है दैट इज 1, देन इंटू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम इंटू 100, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल आउट, ग्राम ग्राम कैंसल आउट। सो यहाँ पर क्या बचा, N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड यहाँ पर इसका स्क्वायर है सो इट इज 10 टू द पावर 4। तो N2 इज इक्वल टू हमारा निकल आया 10 टू द पावर 7। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द 7 ऑर्ग। इस रिलेशन को आपको अगर पता चल मतलब निकालना है तो आप लोगों को एक्चुअली ये याद रखना पड़ेगा कि जूल इज इन MKS एंड ऑर्ग इज इन CGS, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वैल्यू डालना पड़ेगा। सो आप लोगों का ये होमवर्क है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, ठीक है, ये रिलेशन गिवन है। तो आप लोगों को ऐसे ही प्रोसीजर यूज करके इसको फाइंड आउट करना है। दिस इज योर होमवर्क, ओके। देन आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। ये क्या था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। So we find the dimensional formula of every term on either side of the relation। हम लोग किसी भी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला जान सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला किसका क्या होता है और किसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इफ द डायमेंशंस आर आइडेंटिकल, अगर इफ द डायमेंशन आर आइडेंटिकल मतलब क्या कि एक रिलेशन जो गिवन है उसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन अगर राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन से सेम होगा तो हम लोग उसे बोलेंगे दैट इज द करेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं, लेट अस चेक, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। जब आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ोगे तो विल कम across this equation s equal to ut plus half at square। तो यहाँ पर s है डिस्प्लेसमेंट, देन u है इनिशियल
velocity. Let it is velocity. T is time. Then A is acceleration. If you want, then you can write down in your note the given terms. What are the given terms? ठीक है, लेकिन मैं इसको पढ़ाऊंगी इक्वेशन ऑफ मोशन में फिर से, लेकिन ठीक है आप इसको नोट डाउन ही कर लीजिए एक बार अपने ये में नोट्स में. सो अकॉर्डिंगली हम लोग उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ. लेंथ ही है ना डिस्प्लेसमेंट. सो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? दैट विल बी L1. सो S विल बी L1. देन आता है राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म, दैट इज U T. तो U क्या है? U है वेलोसिटी, दैट इज x by t. x is displacement, so it is length by time. So L1 t to the minus 1 into t, that is time given है. तो यहाँ पर t का इन्वर्स है और यहाँ पर t का ओनली 1 है पावर, तो दिस कैंसल आउट. सो सिर्फ बचा कितना? L1. लाइक वाइज यहाँ पर हाफ ए टी स्क्वायर गिवन है. तो यहाँ पर t जो है वो है टाइम, तो यहाँ पर टाइम का स्क्वायर ले लिया. देन a इज एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम होता है, एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. सो x बाय टी स्क्वायर. सो लेंथ का 1 पार्ट हुआ और टाइम का इनवर्स ऑफ 2 पार्ट. तो यहाँ पर टी स्क्वायर एंड टी इनवर्स जो होता है टी स्क्वायर इनवर्स वो कैंसल आउट हो गया, तो सिर्फ ओनली बचा L1. सो लाइक वाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सारे टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? सेम हो गया. अगर यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो अगर दो टर्म्स प्लस में है या फिर माइनस में है तो उसका इंडिविजुअल डायमेंशन आपको कंसिडर करना है. लेकिन अगर यहाँ पर इनटू होता या फिर डिवीज़न होता, जैसे a इंटू टी है ना, तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई वैसे ही इनटू करके ही सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ पर यू टी एंड हाफ ए टी स्क्वायर का अलग अलग से हम लोग डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन लेंगे. तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें? यू टी का भी L1 हुआ, देन हाफ ए टी स्क्वायर का भी L1 हुआ, और S का कितना था? L1 था. तो हम लोग यहाँ से निकाल लिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है? दिस इज द करेक्ट रिलेशन. करेक्ट रिलेशन. तो आप लोग इसी तरह दूसरे जो इक्वेशन है उसको भी चेक कर सकते हो. जैसे ठीक है. देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट ये पे, नेक्स्ट स्लाइड पे. तो नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो डिराइव ए रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. तो यहाँ पर हम लोग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स का. ठीक है, द एग्जाम्पल गिवन हियर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक सर्कुलर पाथ में जो मूव करता है, दैट सेंटर, द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज अट्रैक्टिंग ए बॉडी दैट इज मूविंग along its सर्कमफेरेंस. ठीक है, तो हम लोग उसे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स वो एग्जिट करता है उस बॉडी के ऊपर,
अगर लेट एक सर्कुलर पाथ गिवन है और उसके सेंटर में एक बॉडी है, लेट इट इज ए बॉडी ए और यहाँ पर एक बॉडी बी है जिसका मास m है और वो मूव क्या किस में, वेलोसिटी v में, वो विथ वेलोसिटी v वो मूव कर रहा है इसमें, और इस सर्कल का रेडियस क्या है r। तो हम लोग जब इस पे इसका सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे, ठीक है, तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स वो डिपेंड करेगा इसके मास पे, इसके वेलोसिटी पे एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। तो हम लोग को तीन चीज़ें पता चल गई कि द बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, और ए जो बॉडी है वो बी बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और जो फोर्स वो एक्सर्ट करेगा वो फोर्स उसी सर्कुलर पाथ के रेडियस पे और बी बॉडी के मास पे एंड उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो हम लोगों को नहीं पता कि वो कितने ऑर्डर में मास में डिपेंड करेगा और कितने ऑर्डर में वो रेडियस में डिपेंड करेगा और कितने ऑर्डर में वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, हमें वो कुछ नहीं पता है। तो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करके वो ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। सो यहाँ पर द रिलेशन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ अदर्स कैन बी डिराइव्ड प्रोवाइडेड द फैक्टर्स ऑन व्हिच दिस क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन आर नोन टू अस। तो हमें वो फैक्टर्स क्या पता है, मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ द सर्किल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर निकालते हैं कि कैसे रिलेशन होगा। तो F डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, तो लेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, b टू द पावर b एंड c टू r टू द पावर c। जहाँ पर हमें a का वैल्यू पता नहीं है, b का वैल्यू भी पता नहीं है एंड c का वैल्यू भी पता नहीं है, हमें इसको फाइंड आउट करना है कि ABC का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसी को यूज़ करके हम लोग ये रिलेशन लिख सकते हैं। तो देन आते हैं क्या गिवन है इसमें। सो वेयर ए बी सी आर डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट कितना क्या होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, वो एक सिर्फ नंबर होगा, ए बी सी एंड सिंपली जस्ट नंबर्स। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल टू है, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को इक्वलाइज करेंगे तो हमें एक क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए होगा। सो F इज इक्वल टू के एम ए m टू द पावर a, b टू द पावर b एंड r टू द पावर c। तो यहाँ पर k क्या है, k इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट और हम लोग उसे बोलते हैं, इसको बोल भी सकते हैं, इट इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी हम लोग k को बोलेंगे। सो इफ वी राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 ये है इक्वेशन 1, ठीक है। सो इक्वेशन 1 में जो फॉर्मूला है हमें क्या पता है, एक करेक्ट फिजिकल रिलेशन का डायमेंशनल फार्मूला इक्वेशन के दोनों साइड क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हमें ये करेक्ट रिलेशन निकालना है तो हमें पहले वही फार्मूला इस पे अप्लाई करना पड़ेगा कि दोनों का डायमेंशन सेम होगा, है ना। तो पहले ही हम लोगों को बता दिया कि k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सो हम लोग यहाँ पर f का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। f का क्या है, m1 l1 एंड t टू द माइनस 2। k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट तो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। देन आया मास का, मास का तो सिर्फ m1 है एंड टू द पावर a। देन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज l बाय t, तो l1 एंड t माइनस 1। देन आया कि इसका टू द पावर है b। देन आया r दैट इज रेडियस, रेडियस क्या है, लेंथ ही तो है, सो इट विल बी l1 एंड टू द पावर c। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आ जाएगा m1
L1 t टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू m टू द पावर a, एंड यहाँ पर भी एक l है, यहाँ पर भी एक l है, सो l टू द पावर b प्लस l टू द पावर c, जिसको कंबाइन करके हम लोग लिखे हैं l टू द पावर b प्लस c, देन t का -1, सो t माइनस टी टू द पावर माइनस बी। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, अब इसको इक्वलाइज कर देंगे। यहाँ पर m का पावर, l का पावर और t का पावर गिवन है, यहाँ पर भी वही m l एंड t है, तो मतलब क्या a विल बी इक्वल टू 1, m का पावर जैसे है ये a इज पावर ऑफ m, तो यहाँ पर पावर है m क्या गिवन है 1, देन l का पावर क्या है b प्लस c, सो इट इज b प्लस c इज इक्वल टू 1, देन माइनस b इज गिवन एज -2। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग निकाल सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1। तो अब इस ए बी सी को लेके हम लोग पुट किस में कर देंगे, इस इक्वेशन में कर देंगे और इस इक्वेशन में कर देंगे, तो हम लोगों को इसका रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे गिवन है m का वैल्यू था 1, m का वैल्यू था 1, सो एंड b का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू -2। तो यहाँ पर m का वैल्यू है 1, सो f इज इक्वल टू k इंटू m टू द पावर a इज वैल्यू इज 1, b का वैल्यू है 2, देन r का है -1 दैट इज c वैल्यू -1 है। सो इसको हम लोग जब लिखेंगे f k mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, जो कि यहाँ पर गिवन है, सो वी गेट f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर बाय r, जो कि वो रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो हम लोगों को यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन पता चल गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन जो है वो है F इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इट मे बी नोटेड दैट द डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के का वैल्यू हमें एक्चुअली डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं पता चलेगा, क्योंकि दैट इज के का वैल्यू जो है वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है और वो एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। सो इसका अगर वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू डू वेरियस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो नोइंग द वैल्यूज ऑफ एफ मास दैट इज वैल्यूज ऑफ फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड आर, द वैल्यू ऑफ के कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो अगर हम लोग को मास का वैल्यू पता है, वेलोसिटी का वैल्यू पता है एंड रेडियस का वैल्यू पता है और गिवन फोर्स का वैल्यू पता है, तो हम लोग के का वैल्यू भी इस पे से फाइंड कर सकते हैं। तो इस जनरल केस में क्या होता है, के का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग एफ का सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिलेशन है उसको हम लोग एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं। सो I hope you are clear about all the uses of dimensional analysis. So thank you. Then इसके साथ ही आप लोगों का यूनिट 1 जो कि था यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट यूनिट दैट इज वेक्टर एनालिसिस जो है उसको स्टार्ट करेंगे।